Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a lovely morning. Tuesday का दिन है, Wednesday का दिन है, और ज़िंदगी जो है वो काफ़ी okay चल रही है. At least mine seems to be doing all right. Quite happy with the wardrobe today. पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है कि ऐसे ही कपड़े normal life में भी पहनूं. कभी-कभी ऐसा हो जाता है that I end up wearing something that I really personally also like and I want to then keep it and wear it. आगे मेरी ज़िंदगी इस तरह बड़ी एक्साइटिंग है. मुझे ऐसे लगता है कि I get to wear so many different things, I get to meet so many exciting people and it's all because of Chai Toaster Host. बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है. मजाक नहीं करी, इस वक्त कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है सेट पे, तो इसलिए आप लोगों से अपने दिल की बात कह रही हूँ कि लोगों से बात करने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो जाती हैं और इट्स अ फन वे टू स्टार्ट द डे. अदरवाइज़ रूटीन और काफ़ी हमड्रम है मेरी जो एक्चुअल जॉब है बीइंग अ शेफ़. आई कीप ऑन सीइंग द सेम पीपल, वही सेम टू सेम लोग नज़र आते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड पीपल इन द किचन. सब तकरीबन मोर और लेस वही लोग हैं. सो दिस इज़ लाइक अ नाइस सॉर्ट ऑफ ब्रेक फ्रॉम रूटीन एंड आई क्वाइट एन्जॉय इट. आज का जो हमारी मास्टर क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम लोग आप लोगों को मास्टर क्लास देंगे सीवी और जॉब इंटरव्यू देने का मतलब व्हेन यू आर द पर्सन हु इज़ गिविंग इट, नॉट द पर्सन टेकिंग इट. उसका करेक्ट तरीका क्या होता है. एंड कम्प्लीटली बाय एक्सीडेंट, बाय द वे ये टोटल एक्सीडेंट था. मैं अभी पढ़ रही थी, आई वाज गोइंग थ्रू द खबरें एंड स्टफ दैट आई रियलाइज दैट आई एम एक्चुअली ड्रेस्ड टू गिव अ प्रीटी गुड जॉब इंटरव्यू. That's one of the things that सबसे पहले लोग आपको आपकी अपीयरेंस से जज करते हैं. That's one of the things to always remember in an interview कि कभी भी कुछ ऐसा नहीं पहन के जाना चाहिए या कुछ इतना आउट देयर नहीं होना चाहिए कि आप पहले ही एक डब्बे में आपको डाल दिया जाए इससे पहले कि आप मुंह खोल के अपने बारे में कुछ बता सकें. So that's one thing to remember. Obviously we'll be talking about that आगे जाके थोड़ा शो में. फ़िलहाल मेरे पास कुछ आपके लिए ख़बरें हैं तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ. प्रिडिक्टिबली पहली खबर कोरोना वायरस की 5वीं लहर के साथ है से मुतल्लिक है जो कि चल रही है, ऑन गोइंग है. दोबारा से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बेसिकली 29 जनवरी को सबसे ज़्यादा अभी तक कोविड के केसेस एक दिन के अंदर रिपोर्ट किए गए. कितने कोविड केसेस थे ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज दीज आर शॉकिंग नंबर्स. 8,183, मुझे उर्दू में 83 का वो नहीं आ रहा था बट 8,000 केसेस, 8,000 केस काफ़ी केस होता है दोस्त. ये एक दिन में रिपोर्ट किए गए 29 जनवरी को. इस बात का मतलब ये है कि अभी भी ये जो वबा है ये हमारे मुल्क के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए असद उमर ने जो कि प्लानिंग और डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ट्यूसडे को यानी कि कल अनाउंसमेंट करी है कि 2 हफ्ते की एक कैंपेन कोविड की वैक्सीनेशन की चलेगी जहाँ पे एम ये है, बहुत बड़ा एम है कि 35 मिलियन वैक्सीनेशन शॉट्स लोगों को घर पे जाके दी जाएंगी और ये डोर टू डोर टाइप की कैंपेन है. 55,000 मोबाइल टीम्स यानी कि वो टीमें जो कि वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ट्रेन किया गया है, उनको बाकायदा बताया गया है कि किस तरह लोगों को वैक्सीनेट करें. क्योंकि अभी तक हमारे मुल्क के अंदर सो फार प्रोग्रेस ये है कि 80 मिलियन लोग वैक्सीनेटेड हैं और 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी एक डोज़ लगा के कहीं शॉर्ट हो गए हैं. तो ये कूल नहीं है, ये स्टैट्स काफ़ी स्केरी हैं क्योंकि और इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली वैक्सीनेशन अकलौता तरीका है जो बार बार रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं. अभी इंडोर आउटडोर डाइनिंग का अभी जाके ख़त्म हुआ था. इंडोर डाइनिंग की तरफ हम लोग बढ़े थे, सिनेमास खुले थे वगैरह वगैरह. ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ जाती है और इस तरह करके ठक करके इतने सारे केस बढ़ना शुरू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट स्मार्ट, पीपल आर बीइंग सिली.
आप सब लोगों को अब तक पता है कि क्या क्या यू नो व्हाट इज़ द वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। उसके बावजूद यू नो आप वैक्सीनेट नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, हाथ नहीं धोते। तो बहुत मुश्किल बातें नहीं हैं ये। यू कैन स्टिल लिव योर नॉर्मल लाइफ विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन प्लेस। सो एनीवेज़ क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और मैं बताती चलूँ कि 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट 12 पाकिस्तान के शहरों के अंदर है, जिसके अंदर कराची, रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर, मीरपुर, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, इस्लामाबाद, क्वेटा, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद। यानी कि बेसिकली आप समझें कि पूरा पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं बेसिकली वहाँ पे सीन ऑफ हुआ है। सो आई होप दैट वी कैन चेंज दिस एंड आई होप दैट दिस वैक्सीनेशन कैंपेन के अंदर अगर आपके घर पे कोई आपको कोविड वैक्सीनेशन लगाने आता है तो आप उन लोगों के साथ ज़रूर 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 प्लीज़ यू नो उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि आप अपनी वैक्सीनेशन करवा सकें। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि पेट्रोल प्राइसेस से है। नाउ ये बात आपको बताऊँ कि हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल प्राइसेस बेसिकली एडजस्ट होती हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। इंटरनेशनल मार्केट हर 2 हफ्ते बाद जो है एवरी 2 वीक्स और सो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डीजल वगैरह सब शामिल हैं उसके साथ एडजस्ट करते हैं प्राइस को। हमारे मुल्क के अंदर ओगरा एक अथॉरिटी है जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने बेसिकली रिकमेंडेशन भेजी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जहाँ पे 11 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने का बोला और 14 रुपये डीज़ल की कीमत के अंदर इजाफा करने का, और इसको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने बेसिकली सरजद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बढ़ा रहे ये कीमतें, समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। और ये जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि प्राइसेस नहीं चेंज होंगी। इस वक्त कीमत पेट्रोल की 147 रुपीज़ अ लीटर है, हाई स्पीड डीजल की 144 रुपीज़ अ लीटर है और केरोसिन की 116 है। सो बेसिकली दीज प्राइसेस सो फार विल रिमेन अनचेंज, क्योंकि 15 जनवरी को अगर आप याद रखें 3 रुपये बढ़ी थी प्राइस। इसी के साथ मैं आपको आगे लेकर चलना चाहती हूँ एंटरटेनमेंट सब की दुनिया की तरफ। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। पहली जो खबर है वो बेसिकली एंटरटेनमेंट की दुनिया से हुमायूं सईद के बारे में है। अभी रिसेंटली उनके बारे में अगर आप याद करें द क्राउन के अंदर उनको एक रोल ऑफ़र किया गया था, तो उसकी बहुत सारी हड़ाहुड़ी चल रही थी, काफ़ी हुआ था, लोगों ने बात करी थी, कंग्रेचुलेट किया था, फिर बीच में एक थोड़ा सा वो भी हो गया था, थोड़ा सी एक ऑफ चीज़ भी हो गई थी। तो बट इन एनी केस उन्होंने अभी रिसेंटली हाल ही में हुमायूं सईद ने ट्वीट किया कि हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली डॉक्टर बहुओं का एक बहुत ज़्यादा कल्चर है। होता ये है कि बेसिकली हर किसी को पढ़ी लिखी बहू चाहिए, बहुत काबिल बहू चाहिए और डॉक्टर बहू हम लेकर आएंगे। और होता ये है कि आप इन बहुओं को, इन लड़कियों को अपने घर के अंदर लाते हैं, बट देन दे बिकम हाउसवाइफ्स, दे बिकम मम्स, एंड वो प्रैक्टिस नहीं करती अपने प्रोफेशन को, और उसकी वजह से हेल्थ केयर के अंदर अभी भी इतना बड़ा गैप है हमारे मुल्क के अंदर। जो ख़तरनाक किस्म के स्टेटिस्टिक्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि एक ख़ातून फीमेल 4 फीमेल डॉक्टर्स में से सिर्फ प्रैक्टिस करती हैं। दैट्स अ हॉरिबल हॉरिफाइंग नंबर। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा सोचें ना इसके ऊपर तो आपको समझ आएगी कि ये वाकई में ये स्टैट्स जो हैं ये झूठ नहीं बोल रहे हो। हुमायूं से बिल्कुल सही बात उन्होंने भी ट्वीट करी। बेसिकली आई एम श्योर सब लोगों की फैमिली के अंदर कोई ना कोई डॉक्टर होगी खातून जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं। और उन्होंने जब ये बात ट्वीट करी तो उन्होंने कहा कि मैं नया प्रोजेक्ट जो है वो इस इशू को हाईलाइट करने के लिए बनाता हूँ। उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर बहुत सारी डिबेट शुरू हो गई। खातून ने लिखा कि गोल रोटियाँ एक्सपेक्ट की जाती हैं, डॉक्टर बनाते हैं, पढ़ पढ़ के हम लोग पागल हो जाते हैं, मगर फिर जब हम शादी होकर किसी के घर पे जाते हैं बहू बन के तो वहाँ पे गोल रोटियाँ और अच्छे खाने और लेट्स बी गुड हाउसवाइफ टाइप का सिचुएशन एक्सपेक्टेड होती है। प्लस ऑल्सो ख़वातीन बहुत सारी इसलिए भी प्रैक्टिस नहीं करती। समबडी एल्स ऑल्सो पॉइंटेड आउट ऑन ट्विटर, ये सब ट्विटर पर डिबेट चल रही थी कि डॉक्टर्स के जो आवर्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्रेजी होते हैं, स्पेशली शुरू में उनके करियर के, अनटिल दे बिकम कंसल्टेंट्स। तो वो भी एक फैक्टर है बिकॉज फीमेल्स आर अनकम्फर्टेबल वर्किंग दोज आवर्स। ऐसा नहीं है, वैसे मेरा पर्सनल ख्याल नहीं है। इफ़ यू वांट टू, वेदर यू आर मैन और अ वुमन, यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। इसी के साथ मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत उनसे करने लगी हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे नौशाद रहमानी, ये CEO हैं ऑफ जगह ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्ट एंड होस्ट। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि डिजिटलाइज कर रहे हैं आप रियल एस्टेट बिज़नेस को, जो कि ट्रेडिशनली होता ऐसे ही है कि हम लोग जाते हैं किसी के दफ्तर पे और फिर वहाँ पे वो हमें दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, बजट वगैरह। ये सारी डिस्कशन जो है ये जनरली इन पर्सन होती है, आप इसको ऑनलाइन शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं कि इसको ये शिफ्ट आपने इसके बारे में क्यों सोचा और ये क्यों स्टार्ट किया? देखें, jagaonline.com मार्केट एज अ मार्केट प्लेस जो पेन है जब आप एज ए टेनेंट, एज ए प्रॉपर्टी ओनर आप प्रॉपर्टी बाय या सेल या रेंट कर रहे हैं, तो पिलर टू पोस्ट आपको बहुत सारी जगह पर जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और जब आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में आपको नहीं पता होता कि ये प्रॉपर्टी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। तो ये जो पिलर टू पोस्ट डजन्स ऑफ विजिट्स हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी इवैल्यूएशंस है कि वो प्रॉपर्टी वायबल है या नहीं है, उसको हम डिजिटली जगह 360 मॉडल में कंप्लीट करते हैं। तो आप घर बैठे आप जो है अपने फ़ोन पे आप प्रॉपर्टी को इस तरह देख सकते हैं जैसे आप प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद हैं। ज़बरदस्त। अगर कोई दीवार पे नेल लगी है तो वो भी आप जूम करके देख सकते हैं कि वो दीवार कैसी है। इसके अलावा हम उस प्रॉपर्टी की कस्टडी लेकर एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स के साथ आपको ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी, पूरा एरिया गाइड के बारे में आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे ये स्कूल है, यहाँ दुकान ये है, यहाँ पर मेन एक्सेस ये है, ट्रैफिक्स की सिचुएशंस यहाँ पर ये होती हैं, पावर कट्स हैं या नहीं हैं, वाटर सप्लाईज के इशूज़ हैं या नहीं हैं। तो एज एन अर्बन पाकिस्तानी आपको जो है बहुत डिफ़िकल्टी जो होती है घर ढूंढने में या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने में, वो पेन हम आपको ज़ीरो कर देते हैं। दिस इज़ द आइडियोलॉजी बिहाइंड जगह 360। मतलब आइडिया तो बहुत फैबुलस है। मैं अब आपसे, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या आपको कस्टमर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज लाइक आई सेड कि हम लोग एज अ नेशन पाकिस्तानी जो हैं जनरली काफ़ी ओल्ड फैशनड हैं कि नहीं, जब तक आई विल नॉट गो फिजिकली सी 17,000 प्लेसेस आई कैन नॉट मेक द डिसीजन। लोगों को कन्विंस करना या लोगों को सॉर्ट ऑफ परसुएट करना उस डायरेक्शन में कितना मुश्किल है? ठीक है, jagaonline.com हमने 2017 में लॉन्च किया था। और ये जगह 360 जो डिजिटल ब्रोकरेज है, ये हमने लास्ट ईयर नवंबर में लॉन्च किया है। सही। सो इट्स बीन जस्ट फ्यू मंथ्स एंड वी हैव ओवर प्रॉपर्टीज वर्थ 20 बिलियन प्लस। वाओ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी फिजिकली विजिट नहीं करेंगे। आपको एक दफ़ा समझ आ गई, आपने अगर 5 शॉर्टलिस्ट कर लिया, आप जाके उनको देख लें। जी एग्जैक्टली। आप लीगली एग्रीमेंट तभी करते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है कि हाँ, मैंने इसको जिस तरह डिजिटली देखा था ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं, तो उस हिसाब से फिर आप कमिट करते हैं उस प्रॉपर्टी की रेंटल या सेल्स एग्रीमेंट के ऊपर। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि ये मतलब जो आपका सफ़र है, अभी आपने जिक्र किया कि 2017 में स्टार्ट हुआ और आज हम 2022 में बैठे हैं। आपने ग्रोथ तो आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारी हुई, बट आपने और क्या क्या शिफ्ट्स देखे? जो मार्केट का शिफ्ट था, जैसे आपने अभी बताया कि हम एज एन इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है हमारी जर्नी। यस। व्हेन इट कम्स टू डिजिटाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन बिजनेस, मैनिपुलेशन भी बहुत सारी है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रही हैं। अब जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, हमारी जो रियल एस्टेट मार्केट है अक्रॉस पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी अगर कोई इकोनॉमी है तो वो रियल एस्टेट है। राइट। एंड ये ग्रे मार्केट है अभी तक बहुत ज़्यादा। जी। बिकॉज आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक कि जब सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड भी होता है वो भी रियल एस्टेट में होता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कस्टमर और कंज्यूमर टू फिगर आउट कि ये बंदा या ये जगह या व्हाटएवर ये सही है इन्वेस्टमेंट या नहीं है। तो अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखें या रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस को देखें तो वहाँ डिजिटलाइजेशन नहीं है, वहाँ पर अभी भी पेन पेपर है, रजिस्टर है, CRM नहीं है, कस्टमर एंगेजमेंट नहीं है, कस्टमर का जो ट्रीटमेंट है, अगर कोई शख्स आपसे, अगर आप कराची की बात करें तो 1.5, 2, 3 करोड़ तो बहुत ही मतलब रेगुलर प्राइस है अगर आप किसी भी अच्छे एरिया में जाएं।
तो इस तरह के क्लाइंट से एक रियल एस्टेट एजेंट्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन कमीशन एक्सपेक्ट करता है, बट इन रिटर्न उसकी जो सर्विस है या उसकी जो कस्टमर इंगेजमेंट है वो बहुत ही मतलब लो है एज एन स्टैंडर्ड। तो ये बहुत सारे बैरियर्स हैं, फिर वो डिजिटाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरीके से हमारा एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ कंट्री क्लासिफाइड तक हम हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी आपको मिलती नहीं है। वो एक क्लासिफाइड एनवायरनमेंट में जब आप उस प्रॉपर्टी पर जाते हैं तो घूम फिर के आपको नंबर मिलता है एक एजेंट का। That's correct, ऐसे ही होता है। तो और आप कभी हम बहुत पीछे हैं इस हिसाब से, तो वी हैव टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स और थिंग्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और होपफुली हम मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव कि लोगों को उसकी अवेयरनेस हो। सही। और लोग अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं और लोग अपने कारोबार को भी बेहतर करें, जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं या रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। इसके साथ साथ जैसे भी हमने हैंडीमैन सर्विस स्टार्ट की है, तो jagaonline.com जो है वो एक यूनिफाइड मार्केट प्लेस है। फर्स्ट कर लें कि अभी ब्रेक में आपको घर से कॉल आती है कि जी कोई मेंटेनेंस का इशू आ गया है। बिल्कुल आई है अभी, यू नो इट्स फनी दैट यू मेंशन्ड इट, अभी आई है। और हैंडीमैन सर्विसेज क्या है मैं इनसे जानूंगी थोड़ा सा और डिटेल में इस छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ नौशाद रहमानी बैठे हुए हैं, ये सीईओ हैं जगह ऑनलाइन के। बातचीत इनसे चल रही है अबाउट बेसिकली जगह ऑनलाइन जो कि एक डिजिटल मार्केट प्लेस है प्रॉपर्टी के लिए, बट इसके अंदर अभी एक नई सर्विस ऐड करी है, हैंडीमैन सर्विस। यस। ये क्यों ऐड करी और क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? इसको लॉन्च करने के प्राइमरली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें से एक ये है कि इट्स अ 360 अराउंड प्रॉपर्टी, कि जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बाय सेल रेंट के अलावा अगर उस प्रॉपर्टी को आपने मेंटेन करना है तो पिलर टू पोस्ट काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्पेशली अर्बन पाकिस्तान में। फिर आपकी जो लेबर्स हैं, जो आपके जो भी प्लम्बिंग, टाइलिंग, फ्लोरिंग, जितने भी काम है आपके घर में या ऑफिस में, पेंट कराने में फ़र्क आ जाता है। तो फिर आप उसको उस लेबर को ढूंढना, फिर उसको समझना, फिर उसकी क्वालिटी कि वो काम सही करेगा नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आप दो पेंटर से बात करें, एक आपको कहेगा कि मैं 20,000 लूँगा और दूसरा आपको कहेगा कि मैं 50,000 रुपये लूँगा। सो यू सो कन्फ्यूज्ड कि शायद जो 50,000 रुपये वाला है वो अच्छा काम करके देगा, जो 20 वाला, आई मीन दिस इज अ बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो समझ नहीं आती। तो हम एक तो आपको वो पेन ख़त्म करते हैं कि हम आपको इंस्टेंटली 1 घंटे में 1 घंटे से लेके 1 महीने की बुकिंग आप कर सकते हैं। आपको ये एश्योरेंस है कि अगर कोई आफ्टर सर्विस मुझे कंप्लेन हुआ, कंसर्न हुआ, या जो आपका टेक्नीशियन है, जो आपका स्टाफ आपके पास आपके काम करने आ रहा है, वो क्वालिफाइड है, उसको वो काम करना आता है और जो वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, एक कंफर्ट है जो आपको घर बैठे मिलता है। जबरदस्त। अब आपको प्रॉपर्टी तो मिल गई है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के लिए इश्यूज हैं, तो वो हमने रिजॉल्व किए। नहीं भी है तो कोई लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई बाय सेल रेंट कुछ नहीं कर रही, तो क्या मैं फिर भी ये सर्विस? ऑफ कोर्स इसका ताल्लुक ये एक बिल्कुल डिफरेंट वर्टिकल है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका प्राइमरली ये था कि आप 360 सर्विस प्रोवाइड करें अदर देन इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ जो हमारी इस सोशल कमर्शियल एंटरप्राइज मॉडल, कि जहाँ पर आप मासेस में जाके, मिलियंस में जाके, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। इट्स अ विन विन। वी चार्ज अ फी ऑन दिस ट्रांसैक्शन। आपको एज एन होम ओनर आपको सर्विस मिल रही है एफिशिएंसी के साथ, टाइम के साथ, और जो हमारे लेबर्स हैं उनको जो है जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, उनकी अर्निंग्स बेहतर हो रही है, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है। तो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड कि हम हैंडीमैन सर्विस को
इस तरह से लॉन्च करें। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि कराची के अंदर अभी बहुत सारे, और कराची नहीं, ज़्यादा सेंटर्स के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसके अंदर बिल्डिंग्स आती हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आती हैं, फिर वो हाउसिंग स्कीम्स टाइप की चीज़ें आती हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे कंज्यूमर्स, क्योंकि कुछ 2-4 हॉरर स्टोरीज़ हो चुकी हैं, स्टे ऑर्डर लग जाते हैं, बिल्डिंग तोड़ देते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, सो आपके बजट में तो एक छोटी जगह ही होती है जो कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अफोर्ड कर सकता है आपको, बट आप एट द सेम टाइम इंसान जो है वो थोड़ा सा परेशान होता है कि यहाँ पैसे लगा के हम, ये तो नहीं होगा कि हम बस अगले 20 साल अपने पैसे ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो भी हम देख रहे हैं हिस्टोरिकली या जो एट प्रेजेंट हैं, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। और जो हॉरर स्टोरीज़ हैं वो 1% भी नहीं है, मतलब ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ द टोटल साइज ऑफ द मार्केट। एक्चुअली मगर दिमाग में सरे फहरिस्त रहती हैं जी, हॉरर स्टोरी पहले याद आती है। बिल्कुल। अब उसमें प्राइमरली 2-3 रीजंस हैं कि जो हमारी एसोसिएशंस हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारी जो रेगुलेटरी प्रैक्टिस है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज अ रेगुलेटरी बॉडी, वो काफ़ी सारी वीक है, उनमें काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। एंड यूज़र को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एस्क्रो सर्विस करना चाहता हूँ, बट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मुझे करने नहीं देती। रेगुलेटरी का मतलब, एस्क्रो का मतलब ये कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आप बिल्डर को पैसा नहीं देंगे, आप एक ट्रस्ट में पैसा देंगे। एब्सोल्युटली, जैसे कि दुनिया में होता है। ये कोई नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम मार्स से कोई चीज़ लेकर नहीं आए। आप ट्रस्ट में पैसा देंगे, वो ट्रस्ट मेक श्योर करेगा कि वो बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन टाइमली डिलीवर करे, तो वो पैसा वहाँ से उसको रिलीज होता रहे। अब यहाँ पर हमारे पास रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है। एज अ jagaonline.com हम विलिंग हैं, हमारे पास फंडिंग है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है किसी चीज़ का तो हम ये काम नहीं कर सकते। जब तक कि एक कानून नहीं बनाया जाएगा तो हम उस बिज़नेस को लॉन्च नहीं कर सकते, उस सर्विस को हम लॉन्च नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ें बुनियादी तौर पर ये है कि जो एज एन इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में रियल एस्टेट मार्केट में चाहे वो रियल एस्टेट बिल्डर्स हों या एजेंट्स हों या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उन तमाम को एक पेज पे लाने की ज़रूरत है। अब हम ओबियसली एज अ बिज़नेस हम ये काम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम रेगुलेटर नहीं है, बट हम वी ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई प्रोजेक्ट्स एक्वायर करते हैं उसकी मार्केट या सेल करने के लिए, तो वी आर नॉट ग्रीडी, वी नो द रेपुटेशन इज़ एट स्टेक, कि वो प्रोजेक्ट आपने सिर्फ बेचना नहीं है, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो प्रोजेक्ट डिलीवेबल हो और वो डिलीवर हो। तो उसके लिए हम बहुत डीप ड्यू डिलिजेंस करते हैं बिल्डर के साथ। मिसाल के तौर पे अगर वो बिल्डर फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो हम कहते हैं कि आपको सर्टन कंडीशंस आपको अचीव करनी है, सच एज प्लॉट ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, प्रोजेक्ट को एटलीस्ट गिरे तक ले जाने के लिए आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, फिर आप उसको जो है मार्केट करें। अगर आप बहुत पुराने बिल्डर हैं तो आपको प्रोजेक्ट वायबिलिटीज़ देखनी है कि उसमें एनओसीज पूरी हैं, आपका हिस्टोरिकली कितने प्रोजेक्ट्स आपने डिलीवर किए हैं, फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एज ए एंड यूज़र ये तमाम चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती हैं कि जहाँ आप पैसा लगा रहे हैं वो सेफ़ है, सिक्योर है, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, और या आप एज एन एंड यूज़र वो प्रॉपर्टी अपने घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, इस्तेमाल कर सकें। तो एज अ बिजनेस दिस इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग। अल्टीमेटली दिस विल मेक मी मोर रेवेन्यू बिकॉज पीपल ट्रस्ट कि जी हाँ हम यहाँ काम कर रहे हैं। बट अगर एज एन इकोसिस्टम हम सब इस चीज़ को फॉलो करें तो आई थिंक मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बट एज लॉन्ग एज वो सब लोग जो हैं हमारी सोसाइटी के उससे बेनिफिट उठा सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं, भी आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज़ किया कि एस्क्रो नहीं हो सकता। हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर जो बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, वीव ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट दे समटाइम्स, वेरी ओकेजनली एंड रेयरली, आई अंडरस्टैंड, बट समटाइम्स आर ब्लेटेंटली इग्नोर्ड, मतलब कोई उसको दिखता नहीं है और बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और फिर पता चलता है ये तो इंक्रोच्ड एरिया है या ये सही से ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ब्ला ब्ला। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ को अब जल्दी बदलेगा या इसको बदलने में भी बहुत टाइम लगेगा? ये बहुत जल्दी बदलेगा और बदल रहा है। ओके, काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। अगर हम लास्ट 5 to 7 ईयर्स की हम बात करें तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में जो लाइफस्टाइल पैटर्न अब हम फॉलो कर रहे हैं उसमें एज ए बिल्डर, एज अ सोसाइटी विद इन द बिल्डर्स कम्युनिटी ये बात रियलाइज़ हो चुकी है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने बनाने हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स बेचने हैं। क्योंकि इसमें मार्जिन्स बहुत हाई हैं एज ए बिल्डर, जो भी बिल्डर्स हैं
और लेकिन उनको पता है कि अगर आपने कंसिस्टेंटली एक प्रोजेक्ट्स करते जाना है तो आपकी जो हिस्ट्री है, आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि एनओसीज क्लियर होनी चाहिए, जो एम्यूनिटीज़ आप मांग रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं अपने फ्लायर में या अपनी कैंपेन्स के अंदर, वो डिलीवर्ड होनी चाहिए। हाँ, बट रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव में चीज़ें स्लो हैं एज अ गवर्नमेंट, एग्जैक्टली वहाँ थोड़ा सा गैप है। बट अगर हम विद इन दी डेवलपमेंट सोसाइटी बात करें एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो उसमें चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अगर आप अभी फॉर एग्जांपल कराची हाईवे पर आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे DHS सिटी, बैरिया टाउन और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, तो आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है, बहुत सिग्निफिकेंट कर्व है कि अगर कम्युनिटीज़ बन रही हैं तो अब उसमें पार्क भी हैं, उसमें गेटेड भी हैं, वो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, उसमें एम्यूनिटीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो वो इट्स द लाइफस्टाइल इज चेंजिंग सिग्निफिकेंटली अक्रॉस पाकिस्तान। I hope कि और जो regulatory authorities concerned हैं, especially the government, I hope that they can catch up with the shift. Yes. Thank you so much, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? डिजिटाइजेशन जो है पाकिस्तान में, उसका जो ग्रोथ रेट है वो एक साइड पे बड़ा हाई है, सच एज अगर आप सोशल मीडिया और वो सारी चीज़ें देखें, बट अगर हम उसको बिजनेस एडॉप्टेबिलिटी के हम नंबर देखते हैं तो वो बहुत लो है। तो एज अ सोसाइटी हम बहुत सारी चीज़ें इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन एजुकेशन में जा सकते हैं, वहाँ चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो हमें डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ ये ना हो कि हमारा यूट्यूब का कर्व बहुत हाई हो, फेसबुक का कर्व बहुत हाई हो, बट दूसरी तरफ हम जो है वो तो हमें ये एक बड़ी ब्लेसिंग है इंटरनेट और डिजिटाइजेशन, हमें इसको राइट पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच नौशाद, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे छोटी सी ब्रेक पे जाना है, बट आई डू अग्री विद नौशाद कि आई थिंक दैट वी नीड टू यूज़ दिस एंड कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक, अगले मेहमान से मिलाती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। किस तरह एक इंटरव्यू देते हैं, अपनी CV प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या बातें करनी चाहिए इंटरव्यू में, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब जानेंगे अपनी हम लोग मेहमानों से। तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फौजिया किराए खान। ये सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल हैं, ग्रुप हेड हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एट TPL कोर लिमिटेड पे काम करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। वील लर्न मोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। और मेरे साथ मौजूद हैं अलीज़े आतिफ, ये कॉलेज एंड करियर काउंसलर हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं और ये बी गाइडेड नाउ की CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Alhamdulillah, happy to be here again, and lovely to meet both of you again. Fawzia and I go way back, by the way. I think I should just give this disclaimer out there because the conversation I have a feeling will get a little casual potentially. Absolutely. Yeah. Fawzia and I are friends. अच्छा, फौजिया मुझे ये बताएं कि आपने अपना जब chosen career start किया तो how did you fall into it? What was that like? Aruj, it's been a long journey, okay. I never started out in HR or L&D, which is now my specialty. I think initially it was brokerage, and then the next transition was banking and XYZ. And I'm sure, as Aliza will tell you, उस ज़माने में, हमारे ज़माने में at least, there was no career counseling. There was no one to guide you per se. And to be very honest, at the time I graduated, HR was not even a discipline in the college. It was not even a major, right? Oh wow. So things have progressed, and a lot of it is self-learned, a lot of it is intuitive. Then you do certifications, you do diplomas, and you sort of upskill yourself, which is one of the things that I would really like to focus on, is the upskilling and the reskilling. Okay, so यानी कि ये possible है upscale करना अपने आप को, skill, yeah, skills नहीं acquire करना as we go along. हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ दो ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हैं, मास्टर क्लास देने के लिए आए हैं जॉब इंटरव्यूज़, सीरीज़ एक्सेट्रा के बारे में। हमारे साथ अलीज़े आतिफ मौजूद हैं और हमारे साथ फौजिया किराई मौजूद हैं। Both of these amazing ladies are at the top of their game and I'm sure will give out really good advice to all our viewers watching right now. अच्छा, मुझे ये बताएं कि फौजिया, अगर आपके डेस्क से कोई CV गुजरता है, और I'm sure बहुत सारे गुजरते हैं, बिल्कुल, तो कौन सा ऐसा CV है that catches your eye सबसे पहले? पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं अरूज के these days a lot of companies are using automatic sort of tracking systems. So applicant tracking systems which pick up keywords and sift and filter through and give you a handful to look at, right? So we're not exactly going through each and every CV, but हाँ, एक तो well worded, अगर आपका सवाल not too long, लंबा ना हो, बहुत लंबा ना हो। दूसरा, अंग्रेजी पे आप फोकस करें। देखिए, टाइपोज जहाँ होंगे तो वो आपको एक पहले नजर आ जाता है कि ये केयरलेसनेस, अगर एक सीवी में आपने टाइपोज अपने फिक्स नहीं किए तो फिर आप आगे क्या कर सकते हैं, कितनी अटेंशन टू डिटेल होगा आपका, एंड यू कम अक्रॉस सो मेनी। तीसरा जो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक इज़ के आपने ना छापे हुए होते हैं, इंटरनेट से आपको मिल जाते हैं, आपने टेम्पलेट्स कर, चलिए टेम्पलेट तो फिर सही है, मैं कहती हूँ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपने कहा कि अच्छा जी मैं HR में फॉर इंस्टेंस जाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो आपने एक लॉन्ड्री लिस्ट लगा दी कि मुझे ये भी आता है, ये हर चीज़ करती हूँ मैं, right? And it's like, okay, I mean, okay, in a generalist role perhaps, but it's not physically possible for you to be great at all of this. Right. अलीज़े, आपके लिहाज से CV के अंदर क्या-क्या होना चाहिए जो आपको लगता है स्टैंड आउट करेगा एक किसी को देखते हुए? I mean, all the great points were I think covered, but एक दो चीज़ें हैं कि some people use graphs to showcase their skills, right? Like communication, public speaking, management, and they self-evaluate themselves. I think that is a little bit of not a good idea, because आप खुद अपनी performance को analyze करेंगे, what is it based on? So it's not really, you don't know what it's based on, so it's better that you actually use a line, give an example and make it more believable. Okay. Secondly, don't, as you said, typos or grammar mistakes, right? If you're going to have basic English or grammar mistakes in your CV, there's a high chance जब आपको कोई report या presentation deck दिया जाएगा, you're going to be a little lax about it. And lastly, CV का, if it's not for a particular art or design school, don't make the design very heavy, very colorful, or a piece of art. Simpler the better, because let them focus on what your work is, what your impact होनी चाहिए CV में, हाँ या ना? अगर वो require करते हैं तो why not? If the role requires, but I personally feel कि नहीं, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता। And जो one other thing I'll add to what Alize just said, which is really good, quantify करें आपकी achievements को, ठीक है? ये कहना कि जी मैंने बड़ी sales कर ली या मैंने I was the top salesperson of the year, क्या numbers थे आपके, ठीक है ना? क्या रेवेन्यू लाए आप, क्या अगर कॉस्ट कटिंग की तो आपने क्या किया, बताएं, नंबर्स में बताएं कि आपने क्या अचीव किया। सही। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि एक CV के अंदर 5 कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? First of all, whatever you say, have an example to substantiate it. ठीक है। Secondly, please try, if you don't have more than 5 years of work experience, it should be 1 page, 1 side. ठीक है। Thirdly, don't use big words या jargon या fluff. Simple words are fine. It's not an essay writing competition. Fourthly, try to tailor your CV for each company's each role. Match it. उनकी जो भी required core skills हैं, जो usually 3 to 5 हर role की होती हैं, pick your experiences or your achievements based on that. And lastly, be sure जो आपने लिखा है 100% you've done that. There should be no झूठ भी नहीं, ना कोई exaggeration, क्योंकि when you come to the interview, if you've written something which you haven't done and it comes up in the interview, it will go against you. Okay. So these would be the top 5. Alright, नाज़रीन, हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ इस वक्त जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे अलीज़े आतिफ मौजूद हैं और फौजिया किराई मौजूद हैं। बातचीत इन दोनों से हो रही है सीरीज़ के बारे में। मास्टर क्लास आप लोग दे रहे हैं। अभी आपने अलीज़े का जिक्र किया था एक बात का, टेलरिंग, विच फौजिया आपको भी लगा कि ये बहुत ज़रूरी बात है। इसको आप ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर दें नाज़रीन के लिए कि क्या मतलब है। टेलरिंग का मतलब बेसिकली ये है कि एक सीवी हर रोल के लिए नहीं होती या हर जॉब एप्लीकेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। आपके पास बड़ी एक से ज़ायद सीवी होनी चाहिए जो कि आप एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, तो यानी बेसिकली आप देखें कि भाई उस जॉब में रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहते क्या हैं, आइडियली उस पर होमवर्क करें आप ज़रा सा। इस रोल में पहले जो था उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अच्छा, एक और चीज़ जो पहले मैंने जिक्र किया था ATS का, राइट, तो ये जो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम्स हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स, इनको जो कंपनीज इस्तेमाल करिए, दे पिक अप ऑन कीवर्ड्स। तो आपकी जॉब एडवर्टिजमेंट में जो 2-3 वर्ड्स हों, वो ज़रूर कोशिश करें कि आपकी सीवी में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हों, अदरवाइज इट विल गेट रिजेक्टेड बाय दीज सिस्टम्स। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? और दूसरी बात यह है कि आप हर रोल के मुताबिक एक सीवी बनाएं ताकि उनको लगे कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं या करना चाहते हैं। ओके, सही। मुझे ये बताएं कि एक स्टूडेंट को अपने सीवी के अंदर क्या डालना चाहिए? Just one thing, what you were saying, every company has values and mission, vision. उनमें भी adjectives या verbs होते हैं, and this is a very unique thing. So actually, for any company that you really want to get into, आप उनकी mission statement देखें, क्या उनकी values हैं, और उन 1-2 values को authentically एक example के साथ अपनी CV में include करें. This was a tip that came to my mind. Absolutely. But as a student, don't overlook your extracurricular activities, internships, community service, volunteer work. A lot of students ने घर पे बहुत चीज़ें की होंगी in the last 2 years. Maybe they did tutoring for free या कुछ भी, एक blog उनने शुरू किया होगा. Hyperlink it and include it in your CV. These things go a long way. ओके, मुझे ये बताएं कि CV में अभी आप दोनों ने इस बात का जिक्र किया, बट आपने कहा कि सब्सटैंशिएट करें किसी चीज़ को एज एन एग्जांपल। नाउ फॉर अ सीरियस एम्प्लॉयर, अगर आपने बोला कि ओके यू नो मेरा स्किल सेट के अंदर मुझे सिंधी बोलनी आती है फॉर इंस्टेंस, तो उसको क्या सब्सटैंशिएट करने की ज़रूरत होती है या सिर्फ आपने जिस तरह बोला कि टारगेट्स जो होते हैं कि रेवेन्यू, उसको सब? आई थिंक अचीवमेंट्स को आप क्वान्टिफाई करिए। ओके, अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करें। लैंग्वेजेस के लिए आप प्रोफिशिएंसी लिख सकते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। ओके, इफ यू रियली वांट उन्हें थोड़ा आइडिया हो आपकी लेवल का। सही। और क्या सीवी के ऊपर झूठ या एग्जैजरेट करना अच्छा आइडिया है या नहीं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हो चुका है, मेरे साथ तो हो चुका है। मैंने देखे हैं ऐसे सीवी जिस पे लिखा है वो भाई मैं कोई यू नो अरुज सब बंदे करते हैं। मैं कहती हूँ करने में भी आप सोच समझ के कीजिए, एज लॉन्ग एज यू कैन फुलफिल दैट, कर सकें, अगर कर सकें। मेरा पॉइंट हमेशा, एंड आई डोंट नो अलीज़े अगर आप अग्री करेंगे या नहीं, देखिए बहुत चीज़ें आपको अभी तक मौका नहीं मिला शायद करने का, बट इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वर्ड इट सच कि भाई मैं कर सकती हूँ, ये नहीं है कि मैंने किया है। झूठ ना बोलें, बट ये कहें कि कैपेबिलिटी ज़रूर है इस चीज़ की, ठीक है ना? That's an interesting way. Be enthusiastic. Yeah. Be curious, inquisitive, right? Okay. But don't say you've done it. You've done it. But that's a really good way. Yeah. Don't lie about things. अच्छा, झूठ ना बोलें, पकड़ा जाएगा। बट ये बोलें कि मैं अग्रीएबल हूँ, ये आपके लिए मैं कर लूँगी। बेसिकली, या मैंने एक प्रोजेक्ट में शायद मैं एक छोटा पार्ट थी, मगर मैंने देखा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये मैं एग्जीक्यूट कर If given the opportunity, बिल्कुल, it could be an area of interest for me. ज़बरदस्त। अच्छा, हम लोगों ने, आप दोनों का ख्याल ये है कि तस्वीर नहीं होनी चाहिए सीवी पे। I mean, I feel अगर requirement नहीं है तो मत डालें, because somewhat we're all humans, right? After the ATS, a human does see it. There can be a bias, positive, negative, and internationally, if it's not required, people don't send it in. Okay. Right. Globally, it's not a good practice It's because as it is, AI, which is being used a lot, artificial intelligence, ये वैसे ही biased against women है, ये पता चल गया है globally, right? सही है। तो इसमें फिर ज़रा ज़्यादा हो जाता है, और फिर देखिए हम हायर कर रहे हैं आपकी टैलेंट, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पे, आपकी शक्ल और सूरत पे नहीं। सही। दोबारा से, आई एम सॉरी, मुझे एक सवाल, आप लोग हालांकि इसका जवाब दे चुके हैं, मगर मैं दोबारा से पूछना चाहती हूँ, सीवी की आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए? लाइक लेंथ, नंबर ऑफ पेजेस? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए वैसे भी 2 पेज से ज़्यादा मेरे पर्सनल ख्याल में नहीं जाना चाहिए आपको। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने अभी ग्रेजुएट किया है, तो 1 पेज में आप अच्छे से, जैसे अलीज़ा ने बताया, 1 पेज में सब कुछ इनकैप्सुलेट कर लें और समझा दें।
अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, से 10 और साल का है, और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जैसे मेरी मतलब माशाल्लाह पक्की उम्र है, तो yeah, I have more than 10 years of experience, right? I have close to 20 years of experience. अब मैं वो 20 साल मैं बचपन से नहीं शुरू करूंगी, मैं पिछले 10 साल के रेलेवेंट बताऊंगी। अच्छा, अब आपने कोई 3 साल से कम कहीं जगह काम किया हो, वो भी कहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है दिखाने की, with you know more experience. सही। तो you pick and choose. तो आपके ख्याल में ऑफ पुटिंग होता है कि बहुत लंबे लंबे सीवी I mean, see, dealing with students or young professionals, you shouldn't have to even have longer than a page, because recruiters wouldn't spend more than 5 to 7 seconds, right? It's again, so you really, and this is for your benefit, कि shorter हो, have more a higher chance to grab their attention. If they spend 2 seconds just flipping, looking, you've lost their attention and possibly a good chance. So shorter, quality over quantity. And make sure it's tailored. Tailor करेंगे तो short हो जाएगा. So ज़बरदस्त, हमें समझ आ गया है कि इन लोगों ने क्या क्या सीवी के पॉइंटर्स दिए हैं। मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। अब हम फिजिकल इंटरव्यूज़ की बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे फौजिया किराई मौजूद हैं, अलीज़े आतिफ मौजूद हैं। दोनों से बातचीत हो रही है, मास्टर क्लास दे रहे हैं कि सीवी से लेके जॉब इंटरव्यू तक, हाउ टू सिक्योर दैट जॉब दैट यू रियली वांट। अब इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, सीवी के बारे में काफ़ी बातचीत होगी। मुझे बताएं कि आपके ख्याल में अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 या 5 कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स बताइए, तो फौजिया वो क्या हैं? एक सबसे बड़ी मिस्टेक अरोज जो मैं समझती हूँ कि लोग रिसर्च करके नहीं आते कंपनी को, ठीक है। उनको समझना चाहिए कि ये कंपनी क्या है, माहौल क्या है, वैल्यूज़ क्या है, कल्चर क्या है। आपकी अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से वो कुछ कर रहे हैं तो क्या है, और आप किस तरह अलाइन कर सकते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जब किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, देखें आपने सीवी देख लिया है, आपको पता है क्वालिफिकेशन क्या है, आपको पता है स्किल सेट क्या है, ये देख लिया है आपने, ठीक है। और वो पहला मरहला समझे आप वो पास हो चुके हैं, इसलिए यहाँ हैं। आप बुलाते क्यों हैं? आप विलिंगनेस देखना चाह रहे हैं, आप मोटिवेशन देखना चाह रहे हैं, आप कल्चर फिट देखना चाह रहे हैं, राइट? तो उस हिसाब से आपको यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो डिजेक्टेड लग रहे होते हैं। हो सकता है जी आपके साथ बुरा हुआ हो, 5 जगह आपको रिजेक्शन मिला, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके चेहरे पे ये लिखा हो। पीपल पिक अप ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? रिसर्च करके आए कंपनी के बारे में, किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग हैं, व्हाट लैंग्वेज, व्हाट ड्रेस स्टाइल इज प्रेफर्ड, कल्चर क्या है, एंड अगेन अलाइन करें अपने आप को उनकी वैल्यूज से। सही। एंड लाइक अलीज़ा सेड अर्लियर, ऑथेंटिकली जो चीज़ों में आप बिलीव कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप झूठ मूठ आप कहें कि नहीं जी ये भी मेरा भी यही ख्याल है, नहीं, जो चीज़ से आप रिलेट कर सक रहे हैं उस पर आप ज़्यादा एक्सपैंड करें। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ज़रा पहले पहुंच जाएं, टाइम से इंतज़ार कर लें, ठीक है। ऑलवेज हैव अ कॉपी ऑफ योर सीवी ऑल्सो, यू नो, हाथ में, हाँ, हार्ड कॉपी अपने साथ ले चलें। मेक श्योर यू ऑलरेडी ईमेल्ड इट टू द करेक्ट पर्सन। मेक श्योर हु यू, आप किससे मिल रहे हैं, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उनसे यू नो नाम से एड्रेस कर पाएँ उनको। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देन ऑफ कोर्स ड्रेस एंड ऑल, बहुत ज़्यादा तैयार होके ना जाएं आप। बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा ज्वेलरी, बहुत फैंसी इज़ नॉट अ गुड आइडिया। फॉर मेन अ 3-piece सूट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट? स्मार्ट कैजुअल इज़ वेयर यू डोंट गो रॉन्ग। तो जितना ज़्यादा सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। ज्वेलरी मिनिमाइज़ करें, आप अपनी एक्सेसरीज मिनिमाइज़ करें। दैट्स वन ऑफ द की थिंग्स। आपके ख्याल में अलीज़े क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए? मेन चीज़ें तो बिल्कुल आई थिंक हैव बीन कवर्ड। क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा don't try to be sarcastic or try to be very comical early on. Your tone should be a little professional. These are not your childhood best friends. Sometimes if you're nervous, you try to crack jokes early on. Yes. That's not a good idea. You don't know if that, usually that doesn't fly. And just one thing I like to add is, if you mess up in one question, which is very natural, common, don't let that get to your heart and your head. अगर एक उनने कोई question पूछ लिया, what's your weakness, and you didn't come prepared for that,
Usually people get stumped out on that one. Then don't think you've bombed the interview and I'm just going to mess it up and then बिल्कुल आप hopeless हो जाएं. तो एक दो आपकी wickets lose हों भी तो it's okay. You know. So don't think that one question determines it. And in the end, always remember to thank them for their time, have a smile on your face, and always send up a follow-up email, right? Thanking them. Just it's a nice reminder. And that's about it. Just a follow-up short message. ज़बरदस्त. मुझे ये बताएं कि नर्वसनेस बहुत सारे स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बच्चे इंटरव्यू कर रहे होते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट जॉब्स, आई फील वो बहुत नर्वस होते हैं, हाथ कांप रहे होते हैं, विजिबली पसीने आ रहे होते हैं, यू नो. उसको काबू किस तरह करें, क्योंकि कभी कभी इट्स आउट ऑफ कंट्रोल. मेरे हिसाब से एटलीस्ट द टेक्निक आई यूज्ड इनिशियली वाज प्रैक्टिस. ठीक है, एक मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, किसी दोस्त के सामने बैठ के एक दो दफ़ा बात कर लें, तो एक ज़रा सा आपका हाथ साफ हो जाता है, ज़रा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. ओके. दूसरा जो अलीज़ा कहती, जस्ट टू ऐड टू दैट, डोंट टॉक टू फास्ट और टू मच. मेरी अपनी टेंडेंसी है कि जब मैं अगर ज़रा नर्वस या एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ. तो दैट यू आर नॉट सपोज टू टेक ओवर द इंटरव्यू. आप सवाल के जवाब दें, और जैसे आपने हमें भी ताकीद की कि कम से कम छोटे जवाब दीजिए. सही. मुझे ये बताएं कि अगर एक इंटरव्यू लंबा हो रहा है, ये आप दोनों से सवाल है, और आपको लग रहा है कि जो इंटरव्यूअर है वो इंगेज कर रहा है इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, जिसके लिए पोटेंशियली आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो क्या इज़ इट ओके टू से इन एन इंटरव्यू के आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू आंसर दीज क्वेश्चंस, और आप मतलब दिल पे बटा रख के उस सवालों का जवाब दें? You mean if they may be asking some very personal questions? Yeah, like कि आपके कितने बच्चे हैं, कि आपकी शादी हुई है, do you plan to get married? I mean things that could potentially throw you off. It really depends on what kind of the company and the role. Maybe for some companies, if they need to figure out in-person, hybrid, online, traveling, if you're applying for a consultant's role, right? And traveling is a mainstay. So if they're asking, do you have any milestones coming up? Maybe they just want to know कि अगर आप travel कर सकते हैं या नहीं. So I can't say a one size fits all, but आप उससे थोड़ी judgment call करें कि do you think it's relevant to the role or their criteria. But if you feel, honestly, if you feel कि नहीं इससे कोई relevancy नहीं है and I'm very uncomfortable, then it's always nice in a respectful way to say, you know, I'm not very comfortable at this point answering this, but if there's something more relevant to the role, I'd be happy on. Yeah. Something like that. Or just to add to that, what I would say is कि may I know why you need to know that? So that I can answer, right? Like she said, there could be a reason कि travel आप कर सकती हैं या नहीं, कितने बच्चे हैं आपके. तो yes, my children are older and I can travel, so that does not have an impact on it. Okay. I can then actually specifically answer your question. अगर मुझे पता हो आप क्यों पूछ रहे हैं. Motive अगर पता हो तो फिर आप comfortably answer भी कर सकते हैं. बिल्कुल सही है. ज़बरदस्त. नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाएगा. देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. फौजिया किराई और हमारे साथ अलीज़ा आतिफ दोनों मौजूद हैं और बातचीत इनसे हो रही है अबाउट जॉब इंटरव्यूज़. ना मास्टर क्लास दे रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे एस करना है. मुझे बताएं कि आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज क्या ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली मोस्ट कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल. सो द फर्स्ट impression you make or even a connection you build with someone, most of it is not through your words. So it's through your eyes, your tonality, your body language. Okay. It's very important. अच्छा, आपसे सवाल ये है कि अगर सवाल आता है, 2-3 सवाल आते हैं इंटरव्यू में. एक होता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो अभी उसका क्या सही जवाब होना चाहिए? देखिए, आप ऑनेस्टली बताइए कि आपकी क्या वीकनेस है. हर एक में है, ठीक है, हर एक का कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उसके साथ आप ये भी ऐड करें कि मैंने इसको ओवरकम करने के लिए क्या मेजर्स लिए हैं और वो कितने इफेक्टिव थे. कितने मैं आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. इज ऑल राइट टू से एग्जैक्टली, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. ओके, व्हाई एवर नॉट. और ये चीज़ मैं अचीव कर चुकी हूँ अब तक. अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आप दोनों से सवाल है कि सैलरी के बारे में पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से डिस्कशन कैसे ओपन करें अगर सैलरी मेंशन्ड नहीं है?
आपको पता नहीं है कि कितनी मिलेगी? देखिए, पहले इंटरव्यू में तो ज़रूर कोई ज़रूरत ही नहीं है सैलरी की बात करने की, ठीक है? डेफिनेटली नॉट, ठीक है? द पॉइंट इज यू हियर फॉर द रोल, यू हियर फॉर द चैलेंज, एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज, द वेल मैनेज्ड वंस, ऑलवेज हैव बैंड्स। तो जो भी रोल के लिए आपने अप्लाई किया, सो इफ इट्स असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, बीपी, व्हाटएवर इट मे बी, आपको पता है कि एक मार्केट कंपेटिटिव, आपको एक अंदाज़ा होता ज़रूर है, ठीक है? तो उसके हिसाब से फिर एंड इफ यू आर फ्रेश इन द मार्केट, यू आल्सो नो एमटीज गेट पेड मोर, फला सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज आपको पता है सैलरी ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है? तो इनिशियली ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑनेस्टली आप जब पहले इंटरव्यू में ये बात करते हैं तो लगता है कि यू आर इन इट जस्ट फॉर द मनी। आपका भी ये ख्याल है लीज़ा? बिल्कुल यही ख्याल है। एक चीज़, जब आप अपनी कंपनी या रोल का रिसर्च कर रहे हैं, तो you should, part of that research should be having a general idea of the band, right? Now that's your responsibility, but वो आप independently करें. Don't go in and, you know, when they ask what's your weakness or tell us about yourself, you say what's my salary, right? Yeah. ये तो नहीं, but ये आपकी responsibility, थोड़ा idea आपको पहले होना चाहिए, but independently. Okay. मुझे बताएं कि अगर आपको ये लगता है कि आपने सारे के सारे सवाल फेल कर दिए, क्या पॉसिबल है जॉब आपको फिर भी मिल जाए? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इट्स नॉट सो मच अबाउट फेल और पास क्या होता है। अरूज, सोचने की बात ये है, ठीक है? मैं आपको पूछ रही हूँ कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट? एक सवाल ये होता है कि आप अपने बारे में बताएं। अब उसमें आप जाहिर है ये तो नहीं बताएंगी ना जो सीवी पे लिखा हुआ है, आई होप, क्योंकि वो तो नजर आ रहा है मुझे। आप उसके अलावा मुझे कुछ बताइए। तो यू डोंट नो व्हाट विल क्लिक विद मी, और मैं क्या चाह रही हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे कल्चर के लिए। तो सही, अब वो ज़माना गया कि मैं आपको पूछूं कि देखें 25 टाइम्स 93 डिवाइडेड बाय 75 क्या होना चाहिए। नहीं, इस तरह के सवाल नहीं आते। इवन विद अर्ली ग्रेड्स एंड ऑल, आप यू नो इंजीनियरिंग, मैथ, टेक्निकल सवाल शायद एक आध ज़रूर होते हैं जो बेसिक होते हैं, और अगर ये नहीं आता तो फिर आप ऑब्वियसली यू आर नॉट अ गुड फिट। ओके। एंड इफ यू फेल्ड ऑल द क्वेश्चंस, एक्चुअली आप ये सोचें, इज दिस कंपनी द राइट फिट फॉर यू, और आर यू द राइट फिट? इट्स नॉट राइट फॉर यू। समझ गए। अच्छा, हमारे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया है। जाने से पहले थैंक यू बाय द वे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बट एज अ मैसेज फ्रॉम बोथ ऑफ यू, बिकॉज टाइम का मुकाबला सख्त है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो जो बातें कवर करी थी इन टर्म्स ऑफ सीवी एंड जॉब इंटरव्यू, वो आप दोनों ज़रा उसको अगर आप समराइज़ करके बुलेट पॉइंट्स में सब लोगों को दें। सो आप किस बारे में बात करें? So CV, I'll give you 3 bullet points. First of all, keep it concise. Second, tailor it. Third, grammar, and make sure you proofread it. And last, small message, don't give up your first few interviews or CVs if you don't get through. This is generally tough for a new student, but COVID mein there are more difficulties, so don't lose hope, don't give up, give it some time, everything will make sense eventually. Okay, thank you so much. And Fawzia? Interviews. पहले तो अपीयरेंस का अपना ख्याल करें, डोंट ओवरडू इट, बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होना आपने, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है आपने, वक्त पे जाना है। रिसर्च द कंपनी, मैं बार बार ये कहूँगी, रिसर्च करके जाइए उस रोल में क्या डिमांडेड था। अ गुड वे टू स्टार्ट ऑल्सो इज़ अरोज के अगर आप पहले ही इंटरव्यू में पूछ लें कि आपका एक्सपेक्टेशन इस रोल से क्या है, एक साल में आप क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं डिलीवरेबल्स के हवाले से, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अच्छा फिट हैं या नहीं है, और उनको भी पता चल जाएगा कि आप कर भी सकते हैं या नहीं। तो जस्ट अ फ्यू थिंग्स, राइट। और अगर आप दोनों से एक जस्ट अ वन लाइनर एडवाइस टू ऑल द पीपल आउट देयर वाचिंग कि उनको पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसको ज़्यादा आई कांट एम्फसाइज इट इनफ, अप स्किल, री स्किल। हम सबके जॉब्स जो हैं वो एक साल में, दिस इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच सेज कि आपके एक साल में रिडंडेंसी आ रही है हर किस्म के जॉब्स में। 50% ऑफ द जॉब्स विल बी ऑटोमेटेड। आपको जाना है मोर स्टेम की तरफ, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, डेटा साइंसेस। बिग डेटा इज़ व्हाट इट इज़, और हर फील्ड में, हर एरिया में ये एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ अपने आप को अप स्किल करें और री स्किल करें, दूसरी चीज़ें सीखें। Like, have a mindset of lifelong learning. You will never be fully updated. लेकिन अगर आपने एक चीज़ learn की, don't think बस I've become the master and I have nothing to learn. Mindset should be growth mindset. Keep learning, keep talking to people in that field you want to get into, and be a little hopeful. We're in difficult times. So mentally, emotionally अपने आप को resilient रखें. It'll take time, but inshallah we're all getting there. Light at the end of the tunnel. Thank you so much. आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, and बहुत useful information थी, I'm sure, for all our viewers.
सो वंस अगेन थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम का आज का इख्तिताम हो गया है। आई होप कि आपको ये शो जो है ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू देना है, आप किसी को जानते हैं कोई जॉब इंटरव्यू देना चाहता है, तो फेसबुक के ऊपर इस लिंक को ज़रूर क्लिक करके ज़रूर उनको एक दफ़ा शो दिखा दीजिएगा, ताकि उनकी जो एलिवेटर पिचेस हैं और उनके जो सीरीज़ हैं वो थोड़े बेहतर हो जाएं। कल हम लोग बात करेंगे साड़ी स्टाइलिंग के ऊपर। तो कल तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।